नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 30 जुलाई को भोपाल आएंगे। इससे पहले 29 जुलाई को भोपाल वो आने वाले थे, उनका कार्यक्रम भोपाल में था। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कमलनाथ का बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको बताएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी सभी 80 सीटों पर विस्तारक तैयार कर रही है। इसके साथ ही चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे शहडोल की, जहां मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले शहडोल से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 30 जुलाई को भोपाल आएंगे। इससे पहले 29 जुलाई को भोपाल आने का कार्यक्रम था। प्रोग्राम में बदलाव का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अमित शाह 30 जुलाई को सुबह भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दौरान इंदौर जाने का प्रोग्राम भी है। इंदौर में सिलेक्टेड 100 वर्कर से चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर संभाग के मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष सहित चुनिंदा 100 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में अमित शाह इंदौर संभाग की मौजूदा परिस्थितियों और राजनीतिक हालातों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक की फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें कि पहले 29 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल में अमित शाह का दौरा था, लेकिन अब वो 30 जुलाई को भोपाल आएंगे और इसके साथ ही 30 जुलाई को वो इंदौर भी पहुंचेंगे, जहां पर 100 वर्कर्स के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है मानी जा रही है। प्रोग्राम में बदलाव का प्रस्ताव जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजा गया है कि जिस तरह से प्रोग्राम में चेंजेस आए हैं कि 29 तारीख की वजह अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 तारीख को राजधानी भोपाल में पधारने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, हम जिक्र कर रहे थे कि 29 जुलाई को अमित शाह का भोपाल में आगमन होना है, लेकिन अब प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आए कि वो 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल में पधारेंगे और इस बीच इंदौर भी जाएंगे। वो तो किस तरह देखें कि दौरा उनका? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो लगातार वह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरों की अगर हम बात करें तो इसके पहले वह 11 जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे और 4.5 घंटे तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में 15 नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी। और इसके बाद अगर की हम बात करें तो 26 जुलाई को, यानी कि अभी 2 दिन पहले ही, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और 4.5 घंटे तक एक बार उन्होंने फिर बैठक ली थी। और हम बात करें तो 29 तारीख का जो दौरा था उनका, हालांकि आधिकारिक दौरा नहीं था, लेकिन जो चर्चाएं चल रही थी कि 29 तारीख को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और तमाम नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अब उनके दौरे की जो तारीख तय हो गई है, यानी कि 30 जुलाई की तारीख तय हुई है, यानी कि परसों एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। यानी कि 19 दिनों के अंदर उनका तीसरा मध्य प्रदेश का दौरा है। और इस दौरे की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। एक निजी कार्यक्रम में भी वह शामिल होने वाले थे, लेकिन वह 29 तारीख का था, लेकिन वह स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वह सीधे इंदौर के लिए रवाना होंगे और वहां पर 100 नेता जो हैं और बूथ से संबंधित जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो बूथ विजय संकल्प अभियान की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि 11 जुलाई को जो पहल की गई थी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, उसमें यही संकल्प लिया गया था कि बूथ विजय संकल्प का अभियान जो है उस पर संकल्प के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाना है जीत का। तो कहीं ना कहीं अब बूथ विजय संकल्प अभियान जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में निकालने वाली है, इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया जाएगा कि जो जैसे बूथ का कार्यकर्ता है वह अपने बूथ पे जीत का संकल्प ले। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का
तीसरा दौरा मध्य प्रदेश का है और इस दौरान अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल के साथ भाई इंदौर भी जाने वाले हैं, जहां पर बूथ विजय संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे और 100 चुनिंदा नेताओं से संवाद भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल विवेक, बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमित शाह ने जिला प्रभारियों की को जल्द ही समितियों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन अभी वो समितियां जो हैं वो तैयार नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा था, क्योंकि अंदर जो बैठकें हुई थी वह बाहर निकल के नहीं आया था कि आखिर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर आया था जब 11 जुलाई को बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं बूथ विजय संकल्प अभियान की, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति की। 2013 माफ कीजिएगा, जो 18 में चुनाव हुए थे उसको लेकर जिस तरीके से पार्टी का रिजल्ट सामने आया था, यानी कि वही कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। दोनों ही पार्टियों के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बाद 15 महीने की कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजना है या फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उनका बेहतर प्रचार प्रसार करना है, बूथ को मजबूत करना है। और साथ ही नाराजगी को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं अंदर खाने से और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाराजगी को लेकर भी चर्चा हुई थी कि कैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर किया जाए। और जो आपने सवाल किया है कि प्रभारियों वाली लिस्ट, तो इसको लेकर अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान नहीं आया है। हाँ, यह बयान जरूर आया है कि जो चुनाव समितियों का गठन होना है, सदस्यों के नामों को लेकर सहमति बन गई है। वह नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखे गए थे, जो 26 जुलाई को बैठक आयोजित की गई थी, और जल्द ही उन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यानी कि चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है, और उनके सदस्यों, उनकी जो समिति होगी, उनके सदस्यों का ऐलान और अन्य जो समितियां का गठन होना है उनके नामों की पर सहमति बन गई है। और माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी उन नामों का ऐलान कर सकती है। और ऐसी भी संभावना है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 12 बजे, माफ कीजिएगा, परसों जो 30 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं, उसमें उन नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से क्या क्या नाम इस बीच सामने आ पाते हैं। लेकिन विवेक, एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो कई सीटों पर बीजेपी का फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कहेगी। तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल काजल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ सीटों पर नहीं, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर फोकस है। और इसी क्रम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी क्षेत्र शहडोल पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बालाघाट जाना था, लेकिन बारिश की वजह से वह पिछले महीने नहीं जा पाए थे। अगर हम बात करें, भाई जबलपुर पहुंच चुके हैं। इसके पहले की अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा भी राजधानी भोपाल आए थे और उन्होंने भी दौरा किया था। इसके पहले अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री सतना भी पहुंच चुके हैं और सतना में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, और आदिवासी वर्गों को लेकर जो एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था उसमें शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 230 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के फोकस। केंद्रीय नेताओं का फोकस है, और मध्य प्रदेश संगठन का भी यही फोकस है। जी चाहे आदिवासी वर्ग हो या फिर दलित वर्ग हो या फिर सवर्ण वर्ग हो, और चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, इन सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रख रही है। अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के यह समीकरण कितने सफल साबित होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब 30 जुलाई को अमित शाह का मध्य प्रदेश में आगमन होना है, और इस बीच चुनावी शंखनाद यहां पर बजता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, और इसको देखते हुए लगातार मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं के दौरे जो हैं वो हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बच्चियों के लापता होने को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियां लापता हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये उपलब्धि शिवराज सरकार की है, और 18 साल में शिवराज सरकार ने यही काम किया है, और इसी आधार पर चुनाव लड़ेगी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी।
सबसे ज़्यादा बच्चियां यहाँ मिसिंग है, सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है। नंबर 1 है मध्य प्रदेश हर चीज़ों में। शिवराज सिंह जी की ये 18 साल की उपलब्धि है। सर, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो उनकी खुशी है, बीजेपी अपना तय करे कैसे चुनाव लड़े। तो मध्य प्रदेश में लगातार बच्चियों के लापता होने को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियां लापता हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अत्याचार के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी कृष्णा का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बच्चियों के लापता होने को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, यानी ये कुल मिलाकर देखें तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों आमने सामने नजर आए। बिल्कुल काजल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जहां पे बच्चियां लापता हो रही हैं वो राज्य शामिल हुआ है और इसको लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। और कमलनाथ ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बयान भी दिया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चियां लापता हो रही हैं, तो क्या 18 साल में जिस तरह से बीजेपी सरकार चल रही थी, शिवराज सरकार चल रही थी, क्या यही सरकार है? क्या इसी के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा? और बीजेपी पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश में ये चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। इस मामले को लेकर कमलनाथ ने निश्चित रूप से शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर गुम हुए हैं। इस तरह के आंकड़े सामने निकल के आए हैं। बिल्कुल, देखिए 6000 से अधिक बच्चों के लापता होने का रिकॉर्ड है और ये तो एफआईआर और रिकॉर्डों की बात की जा रही है। और ऐसे भी मामले हैं जहां पर एफआईआर नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं है, वो संख्या भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार और एनसीआरबी के जो आंकड़े होते हैं हर राज्यों के लिए, वो जो आंकड़े सामने आए हैं उसके आधार पर ये बात कही जा रही है। बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर कमलनाथ का अभी हम बयान सुन रहे थे तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार की 18 सालों की ये उपलब्धि उन्होंने बताई है। इस तरह उन्होंने बयान दिया है जिस तरह से यहाँ पर बच्चे जो है वो गुम हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं। बिल्कुल, प्रदेश सरकार पर तंज कसा है और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है कि क्या यही उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार की, बीजेपी सरकार की, जो 18 सालों से काम किया है? क्या इसी तरह से बच्चियां लापता हुई है, महिला अपराध बढ़े हैं? इस बात को लेकर वही अनुसूचित जनजाति का मामला भी उन्होंने शामिल किया है। क्या ये उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार की? ठीक है, बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से आंकड़े सामने आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होगी? चुनाव को देखते हुए ये संगठन यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा? कुल मिलाकर देखें तो एक टॉपिक इनको मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल मुद्दा है ये और मुद्दा बुलाने के प्रयास कर रही है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से अनुसूचित जनजाति का मामला आया था सीधी में, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक उबाल आया था और अब ये बच्चियों के लापता होने का मामला है। हालांकि ये कानूनी मामला है, लेकिन इसको भी कांग्रेस बुलाना चाह रही है और इसी को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल, अब जैसे आप कह रहे हैं कानूनी मामला है, अगर हम कानूनी की बात करें कृष्णा, तो यहाँ पर अभी तक किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर सामने आ पाई है कि इस पर एक्शन लिया गया हो? देखिए, निश्चित रूप से जो एफआईआर होती है उस पर पुलिस ढूंढने का प्रयास जरूर करती है और जो बच्चियां या बच्चे लापता होते हैं उन्हें सकुशल घर भी वापस लाया जाता है, लेकिन जो बच्चियां वापस नहीं आ पाती हैं उनके ये आंकड़े रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।
तो देखिए, मध्य प्रदेश से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एक तरफ बीजेपी की सभी 80 सीटों पर विस्तारक तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब इस चुनाव से पहले बीजेपी पहली बार उन 8 लाख लोगों के लिए भी ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रही है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आखिर उनकी जनता के प्रति जो जवाबदारी है उसे कैसे पूरा करना है, कैसे आम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होना है। बीजेपी न केवल महानगरों में बल्कि नगर पालिकाओं और पंचायतों में, यहां तक कि जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधानों के जरिए गांव से लेकर शहर तक अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करना चाहती है। तो लगातार 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जो है कहीं ना कहीं वो तेज कर दी है। और इसी के साथ ही इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, 8 लाख लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू करने जा रही है। जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार हैं उनके पदों पर जो बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। सबसे पहले ये ट्रेनिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी काजल, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 8 लाख कार्यकर्ताओं को यहाँ प्रशिक्षित करने जा रही है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के दूत बनकर काम करेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न चरणों में, अलग अलग तरह के लोगों को प्रशिक्षण देने का योजना बनाई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आहूत भी कर रही है। और ये 8 लाख लोग जो हैं उसमें विभिन्न वर्गों से आएंगे, व्यापारी हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, और इसके साथ युवा हैं, श्रमजीवी हैं, इसके जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको इसमें जोड़ा जाएगा, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा, तो व्यापारी वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। इनको यहाँ प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह बताया जाएगा, और इसके साथ ही उनको यह भी जानकारी दी जाएगी कि आम जनता तक इन जानकारियों को पहुंचाया जाए, ताकि 2024 में जनता ये समझ सके कि केंद्र की 10 साल की सरकार ने और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की करीब 6.5 साल की सरकार ने किस तरीके के काम किए हैं और उससे उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को कितना फायदा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो उनका कार्यकाल 2 बार का 2024 तक रहा, तो कितना देश में विकास हुआ है, किन किन कानूनों का बदलाव किया गया है, किन किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, किन क्षेत्रों में कौन से विकास कार्य किए गए हैं, यह गिनाया जाएगा। और यह भी बताया जाएगा कि केंद्र की सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किन किन योजनाओं को पूरा किया है और उससे जनता को कितना लाभ मिला है और अब तक कितना विकास हो पाया है, यह प्रशिक्षण कार्य में रखा जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और पूरा प्रदेश संगठन पूरी रचना बनाने में जुटा है कि ऐसे लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में अलग अलग सेशन में अलग अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम किया था, जिसमें महापौर हैं, पार्षद हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है। और यह बताया जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से योजनाएं बनाकर नगर निगम क्षेत्र के विकास हो या नगर पालिका क्षेत्र के विकास हो या फिर नगर पंचायत क्षेत्र के विकास हो, किस तरीके से उनको किया जा रहा है और कैसे सीधे वित्तीय सहायता उनके खाते में पहुंचाई जा रही है। पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हो, प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना हो, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हो, सड़क हो, शौचालय हो, और इसके साथ ही चाहे बिजली की व्यवस्था हो, शहरों
शहरों में पार्कों की व्यवस्था हो, नाली हो, नाले हो और पार्किंग की व्यवस्था हो, कम्युनिटी सेंटर हो, इन सब की व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में की गई है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो सांसद हैं, विधायक हैं और इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी सदस्य हैं, प्रधान हैं, उनको भी प्रशिक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और यह बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, उन्होंने तमाम योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया है। सबसे बड़ी जो योजना रही है वो उज्ज्वला योजना रही है। उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों को यहाँ निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। जो बीमारी होती थी वह उज्ज्वला योजना के शुरुआत होने के बाद कम हुई है और इसके साथ ही महिलाओं को इज्जत घर दिए गए हैं। हर घर में एक इज्जत घर देने का काम किया है और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का विजन है कि 2024 से पहले ज्यादा से ज्यादा यानी 80% देशवासियों के सिरों पर छत हो, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, हर गांव में पक्की सड़क हो, बिजली हो और इसके साथ ही जिन गांवों में जर्जर स्थिति है बिजली के खंभों की, वहां नई बिजली हो और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो और निराश्रित पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, यह सब व्यवस्थाएं देने का, चाहे एपीएल हो या बीपीएल कार्ड धारक हो, आयुष्मान योजना हो, इन सबके तहत लोगों को जो लाभान्वित किया जा रहा है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई है और उनसे अपेक्षा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, बीडीसी हो, ग्राम पंचायत के प्रधान हो, वह अपने क्षेत्रों में जनता तक ये बात बताने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक केंद्र की जो 10 साल की सरकार होने वाली है या उत्तर प्रदेश की जो 6 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ की हो गई है, उसमें क्या क्या लाभ दिए गए हैं। अगर 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो और भी योजनाओं को लाभ दिया जाएगा और भी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से करीब अलग अलग वर्गों के 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह भी है कि जब जहां कोई जिला पंचायत अध्यक्ष होगा तो उसमें सत्ता और विपक्ष के भी सदस्य भागीदार होते हैं, वोट डालते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख हैं वहां पर, तो उनमें भी सत्ता और विपक्ष के बीडीसी सदस्य वोट डालते हैं, उससे निर्वाचित होते हैं। एमएलसी होते हैं, उनमें भी चाहे निकाय क्षेत्र के एमएलसी हो, शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी हो, उनमें भी सत्ता और विपक्ष के सदस्य वोट डालते हैं। उन सदस्यों जो विपक्ष के सदस्य, उन्हें भी बताया जाए कि केंद्र की मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरीके से यहाँ विकास कार्यों को पूरा किया है। और अगर आप लोगों के सहयोग से या आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जीत हासिल होती है तो आने वाले समय में और ज्यादा देश और प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो की जा रही है, लेकिन प्रशांत बड़ा प्रश्न ये भी है कि 80 सीटों के लिए बीजेपी का यहाँ पर माइक्रो प्लान जिसको हम कह सकते हैं वो सामने आ रहा है। तो आखिर ये प्लान जो है वो कितना वर्क कर पाएगा लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है उसको देखते हुए? देखिए काजल, इसमें कोई संदेह नहीं है, माइक्रो प्लान बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो प्लान ठीक उसी प्रकार है जैसे बीएसपी के संस्थापक कांशीराम किया करते थे कि जातीय आंकड़ों के आधार पर, क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर अपनी यहाँ प्लानिंग किया करते थे। ऐसे ही अब वर्तमान के परिवेश में देखा जाए कि 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो प्लान तैयार किया था, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग लिया था उन्होंने सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और सबसे पहले गुजरात मॉडल रखा गया था पूरे देश में कि गुजरात में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां काम किया है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आने वाले समय में यहाँ पर देश का विकास होगा और हिंदुत्व की छवि मजबूत होगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल पक्षकार होने के चलते या सही दिशा निर्देशन में या सही पक्षकारी के चलते यहाँ राम मंदिर निर्माण का रास्ता कोर्ट में साफ हो पाया है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए कोर्ट से उसमें यह साफ रास्ता हुआ है। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, समय समय पर उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। भगवान श्री राम के जन्म स्थल को लेकर हो या उनके अस्तित्व को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी इस माइक्रो प्लानिंग में शामिल कर लिया है कि जनता के बीच में ले जाकर यह बताने का काम किया जाता है कि
यही विपक्षी दल हैं जो लगातार भगवान राम के अस्तित्व पर, उनके जन्मस्थल के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देश, जो कहा जाए कि उनके पक्षकार होने के चलते सरकार की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए कोर्ट में, उससे रास्ता साफ हो पाया है। और इसके साथ माइक्रो प्लानिंग में ये चाहे पासमानदा समाज हो या अनुसूचित वर्ग में वो ऐसे हाशिए पे खड़े समाज हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में लाना चाहती है। और इसके साथ ही अल्पसंख्यक में चाहे पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, अभी हाल में पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्ध लोगों के साथ, यानी बौद्ध भिक्षु थे, उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये अल्पसंख्यकों के बीच में मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर उचित सम्मान दिया है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जात विहीन, धर्म विहीन, क्षेत्र विहीन और संप्रदाय विहीन लोगों को यहाँ पर लाभ देने का काम कर रहे हैं। पूरी पारदर्शी व्यवस्था से सभी धर्मों को, लोगों को यहाँ लाभ मिल रहा है लाभार्थी योजनाओं का। चलिए ठीक है, और इसी के तहत 2024 की रणनीति तय की जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं जहां पर 2024 को लेकर लगातार बीजेपी की पार्टी यहां पर तैयारियां जो है, बीजेपी पार्टी की तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले शहडोल से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में यहां के एक सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर बनकर इलाज करते दिख रहा है। इस बेशर्म हकीकत पर प्रशासनिक अमला डॉक्टरों की कमी का बहाना करके पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये किसी से छिपा नहीं है कि एमपी में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर नजर आ रहा है। शहडोल जिले में तो आलम यह है कि करोड़ों की लागत से आलीशान अस्पताल भवन तो बन गए हैं, लेकिन वहां इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड दूर दराज से आए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हैरान कर देने वाला ये मामला शहडोल जिले में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास झिक बिजुड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से मरीजों का इलाज एक सिक्योरिटी गार्ड करता है। डॉक्टर की व्यवस्था वर्तमान में की गई है। जैतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से और केसवाई से 2-2 दिन की ड्यूटी लगाई गई है। हम राज्य स्तर से भी संपर्क कर रहे हैं। हमने पत्र भी लिखा है, पहले भी लिखा है, आज हमने फिर से पत्र लिखा है कि वहाँ पर डॉक्टर की पदस्थापना, कम से कम 2 डॉक्टरों की पदस्थापना इस राज्य से की जाए जो वहाँ रह सके। ये सही है कि चूँकि दूरस्थ स्थान है, जंगली इलाका है, वहाँ एक डॉक्टर थे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिला अस्पताल में पदस्थ किया गया है शासन के द्वारा। तो कमी है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध है। बेहतर होता कि वहाँ डॉक्टर यदि सीधे पोस्टिंग हो जाती तो हमारे लिए और सुविधा होती, जनता को भी इससे सुविधा। तो देखिए, शहडोल से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर डॉक्टर, जिसको हम भगवान कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस अस्पताल में मरीजों का इलाज जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो वो कर रहा है, जिससे मरीजों को भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, दूर दूर से यहाँ पर मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर की वजह यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इलाज करते हुए नजर आ रहे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस पर कब तक एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाती है, कौन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कब तक इस मामले को संज्ञान में लेते हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।